हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं चुनावी बॉन्ड पर। क्यों बात करने वाले हैं? असल में सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 दिन पहले एक बेंच बनाई 5 जजों की, जो चुनावी बॉन्ड पर चर्चा करेगी। तो ये चुनावी बॉन्ड क्या है? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको चुनाव में प्रचार करना है और साथ ही साथ अपने कैंडिडेट को कुछ पैसे देने हैं कि वो प्रचार कर सके। और राजनीतिक दल के अपने खर्च भी हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं उसको पैसे चाहिए, और वो पैसे उसको दान के रूप में मिलते हैं। तो ये जो दान होता था, पहले इसमें कहते थे लोग कि काला धन आ जाता था, ब्लैक मनी आता था, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इसके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए चुनावी बॉन्ड लाया गया, ताकि सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में या चेक के फॉर्मेट में लोग बॉन्ड खरीदेंगे और उस बॉन्ड के फॉर्म में किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे देंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, वो बनी रहेगी। तो इसके लिए सरकार ने किया क्या? सरकार ने 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से एक बिल के रूप में पेश किया, और 2018 के रूप में फाइनली जो है ये लागू हो गया। तो 2018 में जब ये लागू हुआ, तो इसका जारीकर्ता बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय स्टेट बैंक को। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये तथा 1 करोड़ तक के बॉन्ड जारी करेगा। ठीक है, कोई भी बॉन्ड जारी कर दिया भारतीय स्टेट बैंक ने, कितने कितने तक का? 1,000 का, 10,000 का, 1,00,000 का, 10,00,000 का या 1 करोड़ का। अब उसको क्या होगा, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वो ले जाके आदमी दे देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, मान लेते हैं हम इनका नाम मोहन सिंह है। ठीक है, मोहन सिंह है, और यहाँ पे एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है क राजनीतिक पार्टी। तो मोहन सिंह गए सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक के पास। भारतीय स्टेट बैंक से इन्होंने 1,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा। इसके बाद वो जो बॉन्ड होगा, ये धारक की मांग पर देय होगा। इसका मतलब इसको वो कहीं पर भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ इस पर किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। ठीक, तो अब ये क्या करेंगे? मोहन सिंह ने बॉन्ड खरीदा, अब ये ले जा करके इस बॉन्ड को फिर इस राजनीतिक पार्टी को दे देंगे, और इस तरीके से ये राजनीतिक पार्टी को 1,000 रुपये का की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका खेल चलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो 15 दिनों तक वैध होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी तारीख को अगर SBI ने वो बॉन्ड जारी किया, तो उस तारीख से 15 दिनों तक वो बॉन्ड वैध रहेगा। उसके बाद आप उसको नहीं खरीद सकते। इसके बाद अगर हम बात करें इसके आगे की बात की, तो भारतीय नागरिकों या भारत में स्थापित संस्थानों द्वारा क्रय योग्य होगा। इसका मतलब कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, फलाना ढिमकाना, वो जाएं आराम से SBI के पास और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक बॉन्ड खरीदें और उसको ले जा करके दे दें। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो कौन से दल, मतलब कौन से राजनीतिक दल जो है इस बॉन्ड को प्राप्त कर सकते हैं, कौन से राजनीतिक बॉन्ड, कौन से दलों को ही इस राजनीतिक बॉन्ड करने की मतलब जो है अधिकृति दी गई है। तो अगर आप देखना चाहें तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भारत के चुनाव प्रणाली को देखा जाता है, और साथ ही साथ चुनाव की गतिविधियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि की योग्यता अयोग्यता के संबंध में इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। इसको हम कभी समझेंगे। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा जो 29A है ना, इसी के तहत जो भी पंजीकृत दल होंगे, इसके तहत जो भी पंजीकृत रजिस्टर्ड दल होंगे, ठीक है, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किए हो। जैसे मान लीजिए कि 2019 में कोई लोकसभा का चुनाव हुआ था चुनाव, तो उस चुनाव में अगर कोई दल 1% वोट पा गया, ठीक है, तो उसको जो है कि चुनावी बॉन्ड दिया जा सकता है। अदरवाइज कोई दूसरा दल होगा जो ले सकता है, उनको नहीं मिलेगा अगर 1% से वोट कम पाए हैं तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो चुनावी बॉन्ड किस तरह के होंगे, तो चुनावी बॉन्ड जो होंगे
डिजिटल या चेक के माध्यम से क्रय किए जा सकते हैं। या तो आप डिजिटल खरीद लीजिए या चेक के माध्यम से खरीद लीजिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अब इसमें एक चीज मैं लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, दाता की गुमनामी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति चुनावी बॉन्ड को खरीदता है तो उसकी जो आइडेंटिटी होगी उसको रिवील नहीं किया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा, और साथ ही साथ वह किसको दान दे रहा है इसको भी नहीं बताया जाएगा। इस बात को भी क्या रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, यानी कि पर्दे के पीछे रखा जाएगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा गेम है जिसकी भी बात होने वाली है। ठीक, तो एक चीज तो ये भी हो गया कि आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा, कौन दान दे रहा है और किस पार्टी को दान दे रहा है, ये सारी बातों को। ठीक, इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात मैंने लिखी है। इसका मतलब है पारदर्शिता और जवाबदेहिता। क्या कोई भी व्यक्ति पारदर्शी होगा इस सिस्टम में, और साथ ही साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी की जवाबदेहिता कैसी होगी। तो इसको अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से समझिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अपने बैंक खाते का खुलासा करना होगा। कोई भी पार्टी हो उसको क्या करना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो भी उसका बैंक खाता होगा उसका खुलासा करना होगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति दान देगा उसको भी बताना पड़ेगा कि भाई हमारा ये खाता है, इसका ये ब्यौरा है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो ये बात पता चल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कोई भी राजनीतिक दल है तो चुनावी बॉन्ड से जो मिला पैसा है, कितना पैसा वो किस मद में खर्च करेगा, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना होगा। साथ ही साथ अगर हम देखना चाहें तो क्या है चुनौती, मैंने लिखा है यहाँ पे चुनौती क्या है। तो दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गुप्त रखना जानने के अधिकार के साथ समझौता है। देखिए मूल अधिकारों में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आप देखेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है कि अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो साथ ही साथ इसी के अंतर्गत ना जानने का अधिकार भी है, राइट टू नो, कि क्या बात है ये मैं भी तो जान सकूं, क्या समस्या है भाई। तो ऐसे ही अगर एक बात करिए कि कोई भी व्यक्ति किसी को दान दे रहा है और कोई राजनीतिक पार्टी दान ले रही है, क्या ये आम आदमी को जानने का अधिकार नहीं है इस बात को। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन आप इस तरह से समझिए इसको कि अगर कोई आम आदमी यही न जान पाए कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला और उसने उस पैसे को कहाँ कहाँ कैसे खर्च किया, तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इसका। फिर तो एक आम आदमी के साथ कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र में ये न्याय संगत तो नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी अपने हक को जानने के लिए एक लोकतंत्र में तो मतलब जो है उसको जानने का हक है ना, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, और साथ ही साथ लोगों का शासन, लोगों के शासन की बात होती है। तो जब लोगों के शासन की बात होती है तो लोगों को ये जानने का हक भी है कि कौन से पार्टी को कौन व्यक्ति कितना चंदा दे रहा है। ठीक, अगर वो ये नहीं जान पाएगा तो पता है क्या होगा, इसके साथ ही होगा, अगर हम बात करें तो क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। क्रोनी पूंजीवाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप देख रहे होंगे कि खास पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, उन्हीं को भारत के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। आखिर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट अडानी को ही क्यों, या फिर किसी एक खास पार्टी को ही क्यों, अंबानी को ही क्यों? क्या और कोई बिजनेस नहीं मैन नहीं है इस देश में? और भी तो लोग हैं। लेकिन क्या हो रहा होगा, मैं अगर इसकी बात करूँ, एक अंदाजा लगाऊं, तो अगर ये व्यक्ति लोग सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को चंदा देंगे उसके माध्यम से, तो वो पर्टिकुलर पार्टी उन्हीं को तो मतलब जो है कि प्रेफरेंस देगी ना। अब ध्यान इस बात को और देना है कि देखिए जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चंदा दे रहा है, किसी पार्टी को चंदा दे रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा सबके लिए तो ये बात गुप्त है, लेकिन क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इस चंदे का लेन देन कर रहा है, इस बॉन्ड का लेन देन कर रहा है, तो आम आदमी जान पाए या न जान पाए, दूसरी पार्टी जान पाए या न जान पाए, लेकिन जो पार्टी सत्ता में होगी, क्योंकि उसके अंतर्गत एसबीआई काम करता है, तो वो तो बड़े आराम से उस व्यक्ति के डेटा को निकाल लेगी जिस व्यक्ति ने किसी को दान दिया हो। तो मान लीजिए कि अगर कोई विरोधी दल हो,
जैसे मान लीजिए कि इस समय कोई पार्टी में है और उसका अपोजिट कोई पार्टी है, तो विरोधी दल को कौन चंदा दे रहा है इस बात को बड़े आराम से सत्ता वाली पार्टी जान जाएगी, और वो क्या करेगी कि अरे इन्होंने उसको चंदा दिया है, मरवाओ उसको जरा, तो ये उसको चंदा दे रहा है, फिर ईडी भेज दो। ठीक है, आजकल आप जानेंगे ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो वो जा करके और उनके घर में छानबीन करना शुरू कर देगी कि अरे कहाँ से चंदा दे दिए भाई साहब, और हमारी विपक्षी पार्टी को दे रहे हो, हमको चंदा दो, हमको चंदा दो, हम ही तो सत्ता में है ना। तो ये चीज़ होगी, ये प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा ना कि ओवरऑल जो निष्पक्षता है चुनाव की ना, निष्पक्षता प्रभावित होगी कहीं ना कहीं। जाहिर सी बात है भाई, एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में होगी उसको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, और साथ ही साथ वो चीज़ों को गुप्त रखने का तो नाम किया गया है, लेकिन उसको तो सारी बातें पता होंगी। तो कहीं ना कहीं इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी, और इस बात को आपको और हमको सबको जान के समझ रखना पड़ेगा कि चुनावी बॉन्ड क्या है और इसकी क्या अहमियत है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होता है इस चुनावी बॉन्ड को लेकर के। लेकिन मेरे अनुसार कहीं ना कहीं इस जो चुनावी बॉन्ड है इसमें जो जानने का अधिकार है ये होना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी को ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है। ठीक है, दूसरे पार्टी को भी और अपनी पार्टी को भी, तभी जाकर के यहाँ पर निष्पक्षता सुनिश्चित हो पाएगी। अन्यथा ये सारे चुनावी बॉन्ड जो होगा अंधकारों में रह जाएगा, और जो पार्टी सत्ता में होगी उसको इसका सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए।